कहानी की शुरुआत होती है ओक्सो स्टेशन पे, जहाँ एक आदमी ट्रेन का इंतजार कर रहा था। तभी वहां उसे एक लेडी दिखती है जो अजीब वे में स्टेशन पर चल रही थी। ऐसा लग रहा था कि वो ड्रंक हो। वो आदमी इस इंसिडेंट के बारे में सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहा था। फिर वो लेडी अपना सिर दीवार पर मारने लगती है और अचानक ही वहां से गायब हो जाती है। वो आदमी उस लेडी को चेक करने जाता है। तभी प्लेटफॉर्म का एंट्री डोर खुल जाता है, जो कि अजीब था क्योंकि कोई भी ट्रेन वहां नहीं आई थी। उस आदमी को नीचे से कुछ आवाजें आ रही थी, तो उन्हें सुनने वो नीचे झुका था। पर तभी डोर के अचानक बंद होने से उस आदमी की बहुत ही भयानक तरीके से मौत होती है। फिर सीन शिफ्ट होता है एक न्यूज चैनल के ऑफिस में, जहां हम रिपोर्टर नायंग को देखते हैं, जिसने रिसेंटली एक मॉडल का इंटरव्यू लिया, उसके फोटोज क्लिक किए और बिना उस मॉडल के परमिशन के उसे पब्लिश भी कर दिया, जिसके कारण उस मॉडल ने उनके चैनल पर केस कर दिया था। नायंग उन्हें समझा रही थी कि उसने परमिशन ली थी, पर कोई उसकी बात नहीं मानता। फिर नायन को हम उसके बॉस के साथ केबिन में बात करते देखते हैं, जो उसे कहती है कि अब उसे ही इस केस की सेटलमेंट का पैसा देना होगा। नायन कहती है उसने उस स्टोरी को सीनियर के अप्रूवल के बाद ही पब्लिश किया था, तो वो क्यों पैसे दे। जिस पर बॉस कहती है कि ये सारी प्रॉब्लम उसके बिना परमिशन लिए फॉल्स रिपोर्ट को लिखने की वजह से हुई है, तो ये सब गलती नायन की ही है। बॉस उसे बहुत खरी खोटी सुनाती है और कहती है कि अब उसके पास सिर्फ दो रास्ते हैं, एक कि वो जाकर उस मॉडल से माफी मांगकर केस को सेटल करवाए, या कोई और प्रोजेक्ट पर काम करे जिसके सक्सेस से उन्हें फायदा हो। इसके बाद नायक ऑक्सो स्टेशन पहुंचकर अपने दो दोस्तों से मिलती है जो वही काम करते थे, और हमें पता चलता है उन्होंने ही उसे उस मॉडल के बारे में बताया था। वो उन दोनों को बहुत डांटती है और चैनल पर हुए केस के बारे में भी बताती है। नायक को उस मॉडल का कॉन्टेक्ट नंबर चाहिए था ताकि वो उसे मिलकर समझा पाए, पर वो भी उन दोनों के पास नहीं था, तो वो उन पर फिर से बहुत गुस्सा होती है। फिर शांत होकर उन्हें कहती है अगर वो मॉडल उन्हें दोबारा दिखे तो वो उसे तुरंत कॉल करे। अब शिफ्ट खत्म होने के बाद वो दोनों फिर से नायंग से मिलते हैं। वो कहते हैं कि वो दोनों बस उसकी मदद करना चाहते थे, और अगर नायंग चाहे तो वो ऑक्सो स्टेशन के हॉन्टेड होने पर आर्टिकल लिख सकती है। इस स्टेशन की डार्क हिस्ट्री के बारे में तो सब जानते हैं, तो ये एक अच्छा टॉपिक हो सकता है, और वो उनके साथ हुआ एक इंसिडेंट भी उसे बता सकते हैं। फिर सुनजुंग उसे युवॉन के साथ कुछ दिन पहले घटा एक इंसिडेंट बताने लगता है। एक रात युवॉन स्टेशन मास्टर के साथ स्टेशन पर लगे कैमरास को मॉनिटर कर रहा था। देर रात एक आदमी स्टेशन पर आया और थोड़ी ही देर में रेलवे ट्रैक पर कूद गया, और तभी प्लेटफॉर्म पर लगा कैमरा भी बंद हो गया। थोड़ी ही देर में एक एक्सप्रेस वहां से गुजरने वाली थी, तो युवॉन प्लेटफॉर्म पर भागता है। युवॉन उस आदमी को ट्रैक से हटने के लिए कह रहा था, पर उस आदमी का तो उसकी बातों पर ध्यान ही नहीं था। वो लगातार ट्रैक के पास अंधेरी जगह को देखे जा रहा था। ऐसे लग रहा था कि मानो वो आदमी पोजेस हो गया हो। जब युवॉन ने उस जगह देखा तो उसे कुछ पलों के लिए वहां एक बच्चा दिखा। बहुत कोशिश करने के बाद भी वो आदमी ट्रैक से नहीं हटा और उसकी ट्रेन के कुचले जाने से मौत हो गई। नायंग कहती है कि वो उस बच्चे वाली बात को ऐसे ही नहीं लिख सकती, क्योंकि सिर्फ युवॉन ने ही उसे देखा था। उसे पक्का सोर्स चाहिए रहेगा ये सब लिखने के लिए। जिस पर युवॉन कहता है उस इंसिडेंट के बाद एक शमन ने भी उस स्टेशन को विजिट किया था और उसने भी एक बच्चे को वहां देखा था, तो उस शमन से नायंग को और जानकारी मिल सकती है। अब नायंग उस शमन से मिलकर उससे ऑक्सो स्टेशन और वहां घट रहे अजीब हादसों के बारे में पूछती है। उसे पता चलता है कि वो शमन रेलवे के मॉर्ग रूम में ही काम करता है, और जब वो वहां एक्सीडेंट के बाद उस बॉडी को लेने गया, उसे ट्रैक के पास एक लड़की दिखी। उसका नाम पूछते ही उसने शमन को 1121 ये नंबर दिखाया, और वो अगले ही पल वहां से गायब हो गई, जिससे वो शमन समझ गया कि ऑक्सो स्टेशन पर बहुत सारे छोटे बच्चों की आत्माएं रहती है। फिर नायंग स्टेशन के ऑफिसर से मिलकर उससे स्टेशन के हॉन्टेड होने के बारे में इंटरव्यू लेने का ट्राई करती है, पर वो उसे कुछ नहीं बताता, जिसका मतलब नायंग को किसी और तरीके से ही इंटरनल इंफॉर्मेशन निकलवानी होगी। तो वो तुरंत युवॉन को कॉल करके किसी तरह उसे इंसिडेंट वाले दिन की सीसीटीवी फुटेज लाने कहती है, जिससे उसे पक्का प्रूफ मिल जाए। अगले सीन में हम युवॉन को देखते हैं, जो अभी भी उस आदमी के मरने के हादसे को भुला नहीं पाया था, और उसकी इसी हालत की वजह से सुनजुंग उसे हमेशा डराते रहता। अब सुनजुंग फिर से रेस्टरूम में युवॉन के साथ मजाक करके उसे डराता है। युवॉन उस पर नाराज होकर वहां से चला जाता है, और सुनजुंग को रेस्टरूम के एक शीशे पर एक नंबर दिखता है 1013, जिसे उसने इग्नोर कर दिया। अब नायंग के कहने पर युवॉन ने बिना किसी के जाने एक्सीडेंट वाले दिन की फुटेज को पेन ड्राइव में कॉपी कर लिया था। फिर वो उस पेन ड्राइव को नायंग के पास ले ही जा रहा था, तभी वो स्टेशन पर उसे एक्सप्रेस ट्रेन के ड्राइवर से टकरा जाता है,
जिससे उस दिन एक्सीडेंट हुआ था। उस आदमी की तबीयत काफी खराब लग रही थी। वो कोई नंबर बड़बड़ाते हुए वहां से चला गया, पर उस पर ज्यादा ध्यान न देते हुए युवा नायंग से मिलकर उसे वो पेन ड्राइव देता है। वो नायंग को ट्रेन ड्राइवर के अजीब बर्ताव के बारे में भी बताता है। तो नायंग को लग रहा था शायद उस ड्राइवर को भी ऑक्सो स्टेशन के स्पिरिट ने पोजेस कर लिया होगा। नायंग उसे ढूंढते हुए स्टेशन आती है। वो ट्रेन ड्राइवर उसे स्टेशन पर दिखता है और वो देखती है कि उसके साथ एक लेडी भी बैठी हुई थी, जो नायंग के आते ही वहां से चली गई। नायंग उस आदमी का इंटरव्यू लेने का ट्राई कर रही थी, पर वो कुछ नहीं बोलता। वो बस सामने लगे मिरर में घूरे जा रहा था। नायंग को वहां कुछ नहीं दिखता, पर वो आदमी को मिरर में अपने पीछे एक बच्चे का घोंस दिख रहा था, जिसने उसे पकड़ रखा था और उसी की वजह से उसके गर्दन पर नाखूनों के निशान भी बन गए थे। फिर हम एक फ्लैशबैक का सीन देखते हैं, जिसमें एक बच्चे के घोस्ट ने उस ट्रेन ड्राइवर को भी एक नंबर दिया था। फिर वो आदमी बिना कुछ कहे ही वहां से जाने लगता है, तो नायंग भी उसके पीछे जाने लगती है। उसका पीछा करते हुए वो बेसमेंट में पहुंच गई थी। वो देखती है कि वो आदमी एक जगह रुककर एक कोने में घूरे जा रहा था। वो आदमी बार बार एक नंबर बोल रहा था, पर नायंग कुछ समझ नहीं पाती। वो आदमी अचानक पीछे मुड़ता है तो हम देखते हैं कि अब वो पूरी तरह से पोजेस हो गया था। नायंग डर कर वहां से भागती है। अब ट्रेन से घर जाते वक्त वो देखती है सारे लोग उसके लिखे आर्टिकल को पढ़ रहे थे, जिससे वो खुश हो जाती है। ट्रेन से निकलते वक्त एक बच्चे का घोंस उसके पैर को पकड़ लेता है और वो डर कर उठ जाती है। ये बस उसका एक सपना था। दरअसल अभी वो ऑफिस में थी, जहाँ सब लोग उसके सक्सेस का सेलिब्रेशन कर रहे थे, क्योंकि उसकी लिखी स्टोरी वायरल हो गई थी। अब सेलिब्रेशन के बीच में उनकी खड़ूस बॉस आकर उन सबको एक शॉकिंग बात बताती है। दरअसल नायंग ने उस आदमी का इंटरव्यू 10 बजे लिया था, पर बॉस को स्टेशन से पता चला था कि उस ट्रेन ड्राइवर की 9 बजे ही मौत हो गई थी। तो आखिर नायंग ने किसका इंटरव्यू लिया? अब नायंग स्टेशन पहुंचकर सीसीटीवी फुटेज देखती है, जिसमें नायंग अकेले ही बात कर रही थी। वो आदमी सीसीटीवी में कहीं भी नहीं था, क्योंकि उस आदमी ने पहले ही सुसाइड कर लिया था। तो नायंग समझ जाती है कि स्टेशन पर उसने उस आदमी की स्पिरिट को देखा था और वो ही नायंग को बेसमेंट में अपनी लाश के पास ले गया। अब कैबिन में फिर से बॉस नायंग पर गुस्सा हो रही थी कि उसने दूसरी बार ऐसे फॉल्स रिपोर्ट को पब्लिश किया। वो उसे नौकरी से निकालने वाली थी। तभी नायंग का कोवर्कर आकर बॉस को बताता है कि उस ट्रेन एक्सीडेंट में मौत हुए आदमी की बहन नायंग से मिलना चाहती है। तो बॉस कहती है कि नायंग लकी है कि इस बार न्यूज़ खुद उसके पास आई है, तो वो इस मौके का फायदा उठाए। उस लेडी के घर जाकर उसे पता चलता है कि वो वही लेडी थी जिसे उसने ट्रेन ड्राइवर के पास बैठे देखा था। वो लेडी का नाम ताइशी था। वो नायंग को बड़ी अजीब चीजें बता रही थी। उनकी बातों से हमें पता चलता है जिस दिन ऑक्सो स्टेशन का उद्घाटन हुआ, उसी दिन स्टेशन के एलिवेटर से फिसलकर ताइशी के पिता की मौत हो गई। ताइशी और उसका भाई तभी वहीं पर मौजूद थे, पर वो दोनों कितना भी कोशिश करे उन्हें उस इंसिडेंट के बारे में कुछ ही नहीं याद आता। तो ताइशी ने हिप्नोसिस की मदद ली, उस घटना के बारे में जानना चाहा, पर हर बार उसे सिर्फ एक कुआं दिखा। दरअसल ऑक्सो स्टेशन के बनने से पहले वहाँ एक कुआं हुआ करता था, और जब ये बात उसने अपने भाई को बताई तो वो उसे ढूंढने ही स्टेशन चला गया और उसकी मौत हो गई। तो उसे लग रहा था कि वो कुआं इस सब हादसों से किसी तरह से रिलेटेड है। नायंग उसे विश्वास दिलाती है कि वो सारी सच्चाई जरूर ढूंढ निकालेगी। नायंग अब इंटरनेट पर ऑक्सो स्टेशन के पास के बारे में सर्च कर रही थी और उसे उस कुएं का फोटो भी मिल जाता है। वो उस फोटो को ताइशी को भेज देती है, जिसे देखकर ताइशी घबरा जाती है। फिर नायंग उसे कॉल करके बताती है कि कुएं के पास एक ऑक्सो अनाथालय हुआ करता था, तो क्या वो उसके बारे में कुछ जानती है? जिस पर ताइशी कहती है कि वो कुआं बिल्कुल वैसा ही है जो उसने अपने हेलुसिनेशन स्टेट में देखा था, पर वो अनाथालय के बारे में कुछ नहीं जानती। इसके बाद नायंग और युवॉन जाते हैं मॉर्ग में शमन से मिलने। दरअसल उन्हें ट्रेन ड्राइवर के मौत के बारे में जानना था। उस लाश की फोटो लेते वक्त नायंग को लगता है जैसे उस लाश की आंखें खुल गई हो, और ये देखकर वो डर जाती है। उस लाश के पूरे चेहरे पर निशान बने थे। अब शमन बताता है जब से वो स्टेशन बना है तब से वहाँ लोगों की मौत होना शुरू हुआ, और अक्सर वहाँ मरने वाले लोगों के शरीर पर सेम वही निशान मौजूद होते हैं। पुराने रिकॉर्ड्स देखते वक्त युआन को शमन के हाथ पर सेम वही निशान दिखता है, पर तभी वो शमन को इसके बारे में कुछ नहीं पूछता। युआन को शमन के पीछे एक बच्चे का घोंस दिखता है जो अचानक गायब होता है। तभी शमन उन्हें कहता है कि वो निशान दरअसल उन बच्चों के नोचने की वजह से हुआ है। वो कहता है कि जब स्टेशन के बच्चों की स्पिरिट किसी इंसान को मारने के लिए चुन लेती है तो वो उन्हें एक नंबर देते हैं और उनके शरीर पर नाखूनों से नोचकर निशान बना देते हैं। वो इंसान अब कर्स्ड हो गया है और अब उसका बचना नामुमकिन है।
अगले सीन में हम ताइशी को देखते हैं जो कोई डायरी देख रही थी। उस डायरी में कई सारे नाम और उनके आगे नंबर्स लिखे थे। उस डायरी में एक फोटो भी थी जिसमें एक आदमी और दो बच्चे थे और वो फोटो ऑक्सो अनाथालय के पास ही क्लिक की गई थी। उस फोटो को देखकर ताइशी डर जाती है और उसकी ये हालत से तो ये साफ है कि उसका उस अनाथालय के साथ कोई ना कोई संबंध तो जरूर है। अगले दिन नायक उस नाखूनों के मार्क्स और उस कर्स के बारे में लिखे आर्टिकल को पोस्ट करती है और उसे भी लोगों ने काफी पसंद किया था। ऑफिस में सारे लोग नायक के काम से काफी खुश थे, पर नायक देखती है कि उसके लिखे आर्टिकल की वजह से बहुत सारे लोग ऑक्सो स्टेशन पर जाकर उनके शरीर पर आए निशानों को पोस्ट कर रहे थे। नायक को लग रहा था कि उसने अनजाने में ही कई सारे लोगों की जान को खतरे में डाल दिया था, पर नायक का कोवर्कर उसे बताता है कि ये सब फेक है। लोग बस व्यूज के लिए फेक फोटोज अपलोड कर रहे हैं, जो कि आजकल के सोशल मीडिया युग की सच्चाई है। लोगों को बस फेमस होना है, किसी भी तरह से कुछ भी करके अपने वीडियोस फोटोज को वायरल करना है। नायक की बॉस उसे कहती है कि अगर वो ऐसे ही हिट स्टोरी लाती रही तो कंपनी उसके केस का कंपनसेशन का पैसा दे देगी, तो वो ऑक्सो स्टेशन के रिलेटेड और स्टोरीज ढूंढे। फिर सीन शिफ्ट होता है युवॉन और सुनजुंग पर, जहाँ सुनजुंग के हाथों पर वही निशान को देखकर युवॉन उस पर गुस्सा होता है कि वो भी सोशल मीडिया पर चल रहे ट्रेंड को करके पॉपुलर होना चाहता है, पर सच्चाई तो कुछ और ही थी। अब रेस्टरूम से बाहर आकर उन दोनों को फिर से वो मॉडल दिखती है। सुनजुंग उसे पकड़कर नायक को कॉल करने वाला था, पर युआन उसे मना करते हुए कहता है कि अब कंपनी पैसे भरने वाली है तो अब इसकी जरूरत नहीं। हम उस मॉडल के हाथ पर भी वही निशान देखते हैं, यानी वो भी कर्स थी। वो उन निशानों को छुपा रही थी, पर तभी वहाँ की लाइट फ्लिकर होने लगती है और उसे मिरर में अपने पीछे एक बच्चे का घोस्ट दिखता है जो उसके चेहरे को बुरी तरह से नोच डालता है। वो लड़की चिल्लाते हुए टॉयलेट में भागती है। अचानक दरवाजा अपने आप ही लॉक होता है और वो बच्चे का घोस्ट उस लड़की को मार देता है। उस लड़की की चीखें सुनकर सुनजुंग टॉयलेट में आता है और जब वो नीचे झुकता है तो उस बच्चे का भूत उसे भी डरा देता है। ये देख सुनजुंग वहाँ से भागने ही वाला था, पर एक बच्ची की आत्मा अचानक उसके सामने आकर उसे भी मार देती है। अब अगले सीन में नायक की बॉस उसे कॉल करके रिसेंटली हुए हादसे की स्टोरी रिपोर्ट भेजने कहती है, जिस पर नायक नाराज होती है कि जिसकी मौत हुई है वो उसका दोस्त था, वो हर चीज को न्यूज कैसे समझ सकती है। फिर उसे युआन का कॉल आता है तो नायक उसे तुरंत मिलने जाती है, जो अपने दोस्त की मौत से काफी दुखी था। वो नायक को ये भी बताता है कि उसे भी एक लड़की दिखी थी जिसका नंबर 0816 था। वो अपने हाथ पर आया निशान भी दिखाता है, जिसका मतलब अब युआन भी कर्स था और उसकी भी जान अब खतरे में है। युआन को हिम्मत देने के लिए नायक उसके घर रुक जाती है। अब रात में युआन को काफी भयानक सपना आता है, जिसमें कई सारे बच्चे उसके पास आ रहे थे और अगले ही पल वो पहुंच जाता है उस कुएं में। वो वहां से निकलने की कोशिश कर रहा था, पर तभी सुनजुंग आकर युआन का गला पकड़कर उसे चोक करने लगता है और युआन घबराकर उठ जाता है। उसकी आवाज से नायक उसे देखने आती है, जिसे युआन कहता है कि उस कर्स के लगने के बाद से ही उसे वो कुआं और वो सपने बार बार दिख रहे हैं। तो अगले ही दिन वो दोनों ताइशी से मदद मांगने जाते हैं, जो उनसे कहती है कि उसके भाई की चीजों को देखते हुए उसे अपने पास की कुछ चीजें याद आई कि उसके पापा उस ऑर्फनेज को चलाते थे और वो 4 डिजिट नंबर जो उन बच्चों के पास होता है वो दरअसल डेट है जब उन्हें उस ऑर्फनेज में भर्ती किया गया था। फिर नायक ताइशी से पूछती है कि क्या उसे सामान में उसके भाई का फोन मिला, तो ताइशी उस सामान में से फोन लाकर नायक को देती है और फोन को चेक करने के बाद उन्हें ताइशी के भाई का वीडियो मिलता है। उसने वीडियो में कुएं तक पहुंचने का रास्ता बताया था। उसके भाई को वहां पहुंचने पर कुछ हड्डियां मिली थी, तो वो लोग समझ जाते हैं कि वही उन सारे बच्चों को दफनाया गया होगा और अगर वो किसी तरह उस कुएं को ढूंढ के सारे बच्चों का अंतिम संस्कार कर दे तो उन सारी आत्माओं को शांति मिल जाएगी। तो बिना कोई वक्त गवाए वो दोनों उस कुएं को ढूंढने निकल जाते हैं। युवा नायक से पूछता है कि क्या उन्हें ये करना चाहिए, जिस पर वो कहती है कि शायद वो बच्चे भी यही चाहते हैं कि उन्हें कोई ढूंढे, लोगों को उनके साथ क्या हुआ ये पता चल जाए। अब टनल के अंदर जाकर युवान वीडियो रिकॉर्डिंग स्टार्ट करता है। कैमरा में कुछ कैप्चर हो रहा था जो उनके और ही आ रहा था और अचानक एक आत्मा युआन के सामने आकर उसे बहुत डरा देती है। उसे नायक की जगह एक बच्ची का घोस्ट दिखता है। ये सब देखकर युआन चिल्लाने लगता है, पर यह सब बस उसका एक हैलुसिनेशन था। फिर नायक उसे शांत करती है। अब आगे जाकर उन्हें एक दरवाजा मिलता है। वो उस दरवाजे के अंदर जाते हैं और थोड़ी दूर जाते ही वो पहुंच जाते हैं उस कुएं के अंदर। तो जैसे कि उन्होंने प्लान किया था, वो लोग उन बच्चों की हड्डियों को ढूंढने लगते हैं ताकि वो उनका अंतिम संस्कार करे और उनकी आत्माओं को शांत कर सके। इतने में अचानक एक बच्ची का घोस्ट नायक का हाथ पकड़ लेता है, जिससे वो दोनों डर गए थे। फिर एक एक करके सारे बच्चों की आत्माएं उस मिट्टी के ढेर से बाहर आने लगती है
और उन दोनों को घेर लेती है। वो सारी आत्माएं जोर जोर से चिल्ला रही थी और बहुत रो रही थी। उनकी इस तकलीफ और दर्द को देखकर नायंग को काफी बुरा लग रहा था। वो उनसे कहती है कि वो उनकी कहानी सब लोगों तक जरूर पहुंचाएगी। उन आत्माओं के गायब होते ही नायंग और युआन को उस मिट्टी के ढेर में सारे बच्चों की हड्डियां दिखती है। फिर वो दोनों पुलिस को इन्फॉर्म कर देते हैं। फाइनली सारे बच्चों को ढूंढ लिया गया था और अब उन सारी आत्माओं को शांति मिलेगी। पर युआन के हाथ पर निशान अभी भी वैसे ही था। नायंग उसे कहती है कि अब सब ठीक हो गया है, तो वो निशान भी थोड़े ही दिन में ठीक हो जाएगा। इस बात को सुनकर ताइशी भी काफी खुश होती है। वो उनका शुक्रिया अदा करती है कि उन्होंने उसके भाई का अधूरा काम पूरा कर दिया। फिर हम नायंग की बॉस को देखते हैं, जो नायंग के रिसेंटली लिखे आर्टिकल पर काफी गुस्सा थी। आर्टिकल में नायंग ने बच्चों की मौत और ऑक्सो स्टेशन के अथॉरिटीज को उसे छुपाने के बारे में लिखा था। बॉस उस आर्टिकल को पब्लिश करने से मना करती है, ये कहते हुए कि अब वो कोई और फॉल्स रिपोर्ट पब्लिश नहीं होने देगी। उसके मना करने के बाद भी नायंग ने उस आर्टिकल को लिखा, तो वो नायंग को नौकरी से निकाल देती है। नायंग को अपने कोवर्कर से पता चलता है कि जब उसकी बॉस एज अ रिपोर्टर काम करती थी, तब उसने भी उस कुएं और उस ऑर्फनेज पर एक रिपोर्ट बनाया था, पर उसके सीनियर ने जबरदस्ती उसके इन्वेस्टिगेशन को स्टॉप करवा दिया, ताकि उस वक्त स्टेशन के बनाने में कोई रुकावट न आए। इसका मतलब ये कोई बड़ी कॉन्स्पिरेसी है। अगले सीन में हम युआन को रेस्टरूम में देखते हैं, जहां अचानक एक लड़की का घोस्ट आकर उसका हाथ पकड़ लेता है। वो डर कर भागने लगता है और टकरा जाता है उसी शमन से। वह चौंक जाता है क्योंकि उस शमन के हाथ से वो निशान गायब हो गया था, पर युआन के हाथ पर वो निशान अभी भी वैसा ही था, जिसका मतलब वो अभी भी कर्स्ड है। युआन शमन के पीछे पीछे उसके घर पहुंच जाता है और उसकी मदद करने के लिए शमन के आगे गिड़गिड़ाने लगता है। फिर सीन शिफ्ट होता है नायंग के घर में, जहाँ उसे ताइशी मिलने आती है और उसे अपने हाथ का निशान दिखाती है, जिसे देखकर नायंग चौंक गई थी। ताइशी बताती है कि ये सब शमन ने किया था। उसने अपने कर्ज को ताइशी को ट्रांसफर कर दिया। अब उसने ये कैसे किया, ये हम थोड़ी देर में जानेंगे। इसके बाद ताइशी बताती है कि उसे सब याद आ गया है। यहाँ से हम फ्लैशबैक देखते हैं और हमें पता चलता है जिसे ताइशी अपना पापा समझ रही थी, दरअसल वो आदमी उस अनाथालय को चलाता था और सारे एडॉप्टेड बच्चे उसे पापा कहते। वो उन सब बच्चों को उस कुएं में रखता और उन्हें उन 4 डिजिट से बुलाता, जो उनकी अनाथालय में आने की डेट्स थी। वो हर दूसरे दिन आकर कुछ बच्चों को बाहर ले जाता। एक दिन ऐसे ही उसने ताइशी और उसके भाई को कुएं से बाहर निकाला, तो उसकी दोस्त कहती है कि वो पापा को अगली बार उसका नाम लेने के लिए मना ले, वो ताइशी के बिना अकेली पड़ जाएगी। ताइशी उसे वादा करती है कि वो उसे जरूर बचा लेगी। अब प्रेजेंट सीन में ताइशी नायंग को एक डायरी देती है, जिसमें डेट्स और अमाउंट्स लिखे थे। और यहाँ हमें एक शॉकिंग बात पता चलती है कि अनाथालय में ऑर्गन ट्रैफिकिंग का काम होता था और उसी की डिटेल्स उस डायरी में लिखी थी। फिर ताइशी बताती है कि उस दिन उसकी और उसके भाई की बारी थी, पर उस आदमी को पता चल गया था कि उसके इस ट्रैफिकिंग की खबर पुलिस को लग गई है, तो उसने उन बच्चों के साथ पूरे कुएं को मिट्टी से बंद कर दिया ताकि कोई एविडेंस ना मिले। ताइशी और उसके भाई ने ये सब कुछ अपनी आंखों से देखा था, पर वो ना जाने कैसे वो सब भूल गए थे। वो बताती है कि बच्चों को लगता था कि उस कुएं से बाहर उनकी आजादी है, इसलिए आखिरी वक्त तक वो अपने नंबर आने की राह देख रहे थे। ताइशी कहती है कि वो अपना वादा पूरा नहीं कर पाई, उन बच्चों को बचा नहीं पाई और इमोशनल होकर रोने लगती है। सारी कहानी जानकर नायंग भी शॉक हो गई थी। उसे भी अब सारी सच्चाई पता चल गई थी। इसके बाद के सीन में शमन युवॉन को बताता है कि उसने ताइशी को वो कर्ज कैसे ट्रांसफर किया। हमें पता चलता है कुछ दिन पहले ही ताइशी अपने भाई की आत्मा की शांति करवाने शमन के पास गई थी और उसके साथ उस कर्ज के बारे में भी डिस्कस किया। फिर हम फ्लैशबैक देखते हैं, जिसमें शमन ताइशी को उसे मिले नंबर को रिपीट करने कहता है और हम देखते हैं ऐसा करते ही वो निशान उसके हाथों से गायब होता है और अगले ही पल ताइशी को उसकी दोस्त उसके पास नजर आती है, जो उसे नोच कर वो मार्क दे देती है। शमन ताइशी से कहता है कि सिर्फ बच्चों की लाशों को ढूंढने से सब ठीक नहीं होने वाला। जब तक उन बच्चों का क्रोध शांत नहीं होता, उन सब की पीड़ा खत्म नहीं होगी, तब तक ये कर्ज ऐसे ही चलता रहेगा। फिर प्रेजेंट सीन में शमन युवॉन से कहता है कि वो कर्ज ट्रांसफर करना है तो उस इंसान से वो नंबर तुम्हें खुद बुलवाना पड़ेगा। उस इंसान को उन बच्चों के बारे में सब पता होना चाहिए। अगर तुम ऐसा इंसान ढूंढ लो तो भले ही वो इंसान इस कर्ज पर विश्वास ना करता हो, तो भी ये कर्ज उसे ट्रांसफर हो जाएगा। शमन कहता है कि ये इतना भी आसान नहीं है, इसमें तुम्हें एक्सट्रीम इच्छा चाहिए कर्ज को ट्रांसफर करने के लिए, ये जानते हुए भी कि तुम्हारे कारण कोई और मरने वाला है। फिर अगली सुबह नायंग को युवॉन का कॉल आता है, जो उसे बताता है कि उसका पुराना फोन खो गया है, तो उसने नया फोन और नंबर लिया है
तो वो उसके नए नंबर को लिख ले। वो अपना नया नंबर बताने लगता है और नायंग उस नंबर को याद करने लगती है। फिर वो नायंग को बताता है कि उसने शमन से उस कर्स को ट्रांसफर करने का तरीका भी जान लिया है। ये सुनते ही नायंग समझ गई थी कि युवान ने उसके साथ क्या किया था। उसने धोखे से उससे वो नंबर बुलवा लिया। उसके हाथ पर वो निशान आ गया था, जिसका मतलब अब वो कर्स्ड हो गई थी। फिर युआन उसे माफी मांग के फोन कट करता है और नायंग की जान को खतरे में डालकर वहां से चला जाता है। पर नायंग भी हार मानने वालों में से नहीं थी। वो भी शमन के पास जाकर उस कर्ज को ट्रांसफर करने की सारी इन्फॉर्मेशन ले लेती है। अगले सीन में नायंग को पता चलता है कि उसने लिखे आर्टिकल में कुछ चेंजेस करके चैनल ने उसे पब्लिश कर दिया था, पर उसका नाम कहीं भी मेंशन नहीं था। इससे उसे बड़ा गुस्सा आता है। वो जानती थी कि अब उसे क्या करना है। वो अच्छे से रेडी होकर फुल स्वैग में अपने ऑफिस पहुंचती है और अपने बॉस के पास जाकर उसे पूछती है कि क्या उसे पहले से ही उस अनाथालय के मालिक की सच्चाई पता थी और क्या किसी के ऑर्डर से ये सारी बातों को दबा दिया गया था। ये सब जानकर भी वो कैसे चुप रही, या इस सब में वो भी इन्वॉल्व है। पर इस सब पर उसकी बॉस उसे कोई जवाब नहीं देती। पर नायंग को अपना जवाब मिल गया था। वो एक पेपर निकालती है जिसपे वही 4 डिजिट नंबर लिखा था। वो अपने बॉस को उस नंबर को रीड करने कहती है। पहले तो वो उसे इनकार करती है, पर नायंग कहती है कि अगर वो ऐसे करेगी तो वो बिना कुछ तमाशा किए रिजाइन करके वहां से चली जाएगी। तो उसकी बात मानकर बॉस उस नंबर को पढ़ लेती है। उसके नंबर पढ़ते ही नायंग हंसकर वहां से जाने लगती है। वो देखती है कि उसका निशान गायब हो गया था और ट्रांसफर हो गया था उसके खड़ूस बॉस को। उसकी बॉस उस निशान को अपने हाथ पर देखकर डर के मारे चिल्लाने लगती है। और इसी के साथ यहाँ ये मूवी एंड होती है। तो गाइस, ये थी द घोस्ट स्टेशन मूवी की कहानी। मूवी की कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। एक्सप्लेनेशन अगर पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और वीडियोस बनाने के लिए। सो कहती हूँ आपको अलविदा, विद वादा कि ऐसी अच्छी अच्छी कहानी आपके लिए लाती रहूंगी। तब तक के लिए बाय बाय।